वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ पेडागोजी के क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो कि बार बार सीटेड में आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपको सीटेड क्रैक करने में हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। कैसा विद्यालय है? समावेशित विद्यालय है। इस तरह के विद्यालय में सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र जो जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होती है, उनकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। पहला देखिए क्या है, उन्हें अभ्यास के लिए अतिरिक्त समय देकर, या फिर सेकंड ऑप्शन है उन्हें उच्च उपलब्धि वाले यानी कि जो बच्चे होशियार होते हैं उनके पास बैठाकर, उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, या फिर तीसरा है शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग कर, या फिर चौथा है कि उन्हें विशेष शिक्षक के पास भेजकर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं वैकल्पिक। अगर बच्चों को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो तरह तरह की प्रणालियाँ हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कौन सा नहीं है। पहला देखिए क्या है। पहला है आंकलन करना यानी कि एस्टिमेशन। तीसरा क्या दिया है? मानस दर्शन। मानस दर्शन मतलब क्या होता है? विजुअलाइजेशन होता है। जैसे कि कोई भी अगर बॉक्स है तो ये किस तरह बनेगा, इसको कैसे मोड़े, तो ये सब जो सोच विचार होता है यानी कि विजुअलाइज करना, तो इसका क्या मतलब होता है? विजुअलाइजेशन। तो ये भी होता है और आपको बताना है कि कौन सा नहीं। और दूसरा क्या है? पक्षांतरण। पक्षांतरण मतलब क्या होता है? ट्रांसपोजिशन। और चौथा क्या है? कंठस्थ करना यानी कि कठिन। तो जहाँ कहीं पे भी आपको इस तरह के वर्ड दें कि पढ़ाई को कंठस्थ करना, तो ये हमेशा गलत ही होगा, यानी कि यही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट है कि एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं। दूसरा देखिए क्या है, एक ₹9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद ₹375 की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो इस तरह के दो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला देखिए क्या है, दोनों ही योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ए योग की संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है और बी योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है। तीसरा क्या है, ए योग की समुच्चयन संरचना। देखिए समुच्चयन मतलब क्या होता है कि जब किसी में कुछ ऐड कर रहे हों, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक टोकरी में 15 संतरे थे, उसने क्या करा, 17 संतरे दूसरी टोकरी में है तो दोनों को मिला दिया। अगर ये 17 संतरे हट गए तो फिर से वो 15 ही संतरे बचेंगे एक टोकरी में। तो ये क्या है, ये यहाँ पे समुच्चयन है। ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, ये आपका समुच्चयन हुआ। तो ए तो समुच्चयन है और बी क्या है, बी संवर्धन है। संवर्धन क्या होता है? संवर्धन मतलब होता है विस्तार करना। विस्तार करना, जो कि बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी क्या था कि 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद कितना हो गया, 375 क्या हो गया, विस्तार हो गया और बढ़ गई कीमत, वृद्धि हो गई। तो ये क्या हुआ, ये संवर्धन हुआ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता, यानी कि जो माप के क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माप के विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता, यानी कि जैसे कि शेप, साइज, वेट, इसकी, ठीक है, इसके विषय में सही कथन को पहचानिए। पहला देखिए क्या है, लंबाई में संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। सेकंड क्या है, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यहाँ पे ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, जो कि बिल्कुल सही कह रहा है कि भार की संरक्षण की समझ, यानी कि पहले बच्चा कोई भी चीज़ होगी उसकी वेट जानेगा कि कितना भार है, उसके बाद उसके आयतन की समझ आएगी, यानी कि उसके बाद उसको वॉल्यूम समझ में आएगा कि आयतन कितना होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा देखिए क्या कह रहा था, ऑप्शन तीसरा कह रहा था कि आयतन के संरक्षण की समझ
द्रव्यमान के संरक्षण से पहले आती है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा था कि भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। तो यहाँ पे ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत थे, तीनों ही। पहला भी गलत है, तीसरा भी गलत है और चौथा भी गलत है। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है? ऑप्शन दूसरा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है संख्याक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया है कथन? पहला दिया है संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है? एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए संख्या क्या होती है और संख्या क्या होती है, पहले उसको समझिए। संख्या जैसे कि कोई भी आप चीज़ देख रहे हैं और कह रहे हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आप कह रहे हैं, लेकिन जब उसको लिखने की बारी आती है तो आप क्या करते हैं? संख्या का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1 के लिए इस तरह लिखते हैं, 2 के लिए ऐसे लिखते हैं, 3 को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? संख्याक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। बी क्या कह रहे थे? एक संख्या को विभिन्न संख्याकों द्वारा, यानी कि अगर आपको ए लिखना है तो आप इसी तरह तो लिखेंगे, इसको विभिन्न संख्याकों द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन 2 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे करेक्ट क्या है? ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो दिया है ए और बी दोनों ही शुद्ध है, तो दोनों शुद्ध नहीं है, बी नहीं शुद्ध है। दूसरा क्या है? ए और बी दोनों ही अशुद्ध है, यहाँ पे दोनों ही अशुद्ध नहीं है, बल्कि ए यहाँ पे क्या है? शुद्ध है। तीसरा क्या है? ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए तो सही दिया है और बी क्या है? बी सही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्ययों में व्यवस्थित करें। ठीक है, यानी कि एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे क्या करना है? टाइल्स लगाने हैं, 25 टाइल्स हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करना है? अरेंज करना है। तो इसके लिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। देखिए जब उसको यहाँ पे कार्य दिया गया है तो उसको इस रेक्टेंगल का, यानी कि इस आयताकार का एरिया पता होना चाहिए, यानी कि क्षेत्रफल उसे पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे सही। और कौन सा? यहाँ पे वो 25 टाइलों को फैक्टर करेगा, गुणनखंड करेगा अरेंज करने के लिए, तो यहाँ पे गुणनखंड भी होगा और साथ ही साथ परिमाप भी होगा। परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी कि चारों ही भुजाओं का योग, यानी कि चारों ही साइड्स का क्या होता है? योग होता है। तो यहाँ पे परिमाप भी होगा सही आंसर। तो यहाँ पे तीनों ही कॉन्सेप्ट उसके क्या होंगे? तीनों ही कॉन्सेप्ट को आप संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित समुच्चयों में से, यानी कि जो सेट्स हैं, इनमें से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक कौशल है। यहाँ पे जो समुच्चय दिए हैं, तो देखिए पहला क्या है? पहला है कंठस्थ करना। जहाँ कहीं पर भी आपको कंठस्थ दिख जाए वो ऑप्शन नहीं हो सकता है, किसी भी चीज़ को आप कंठस्थ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 यहीं से क्रॉस हो जाता है। ऑप्शन 2 देखिए क्या है? प्रियंत्र त्रुटि विधि। ठीक है, फिर क्या है? चित्रांकन करना, और यहाँ पे भी देखिए क्या है? कंठस्थ करना। ऑप्शन 2 में भी दिख गया, यानी कि ऑप्शन 2 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा क्या है? ऑप्शन तीसरे में है चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना। तो जहाँ कहीं पर भी रटने की बात है वो भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन 2 भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन तीसरा भी एलिमिनेट हो गया। बचा क्या अब यहाँ पे? बचा यहाँ पे ऑप्शन चौथा, विवेचन करना। क्या होता है? रीजनिंग। तो बिल्कुल सही बात है, रीजनिंग करना। चर का प्रयोग करना क्या होता है? चर यानी कि XYZ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। और प्रतिरूप देखना, तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट भी दिए हैं और यहाँ पे सही भी आंसर कौन सा है? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन, अगर आपको ऑप्शन 4 समझ में भी नहीं आ रहा है तब भी आप इन तीनों ही, जैसे ही आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वो कौन सी हैं? भिन्न, स्थानीय मान, या फिर है संख्या की संकल्पना, या फिर है ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ज्योमेट्री। इन्होंने कितने लेवल दिए हैं? इन्होंने वेन हेले ने लेवल 5 दिए हैं। ठीक है, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। सबसे बड़ा कौन सा है? लेवल 4 है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कितने लेवल दिए? 5 लेवल दिए हैं।
विजुअलाइजेशन है, उसके बाद एनालिसिस है, फिर उसके बाद क्या है इनफॉर्मल, फिर उसके बाद फॉर्मल, और उसके बाद क्या आएगा रिगर। तो इस तरह से इनके चार लेवल, यानी कि लेवल 0 से स्टार्ट है तो लेवल 5 तक की, और चौथा लेवल सबसे बड़ा है। 4 लेवल नहीं दिए इन्होंने, लेवल तो इन्होंने 5 ही दिए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ज्यामिति चिंतन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है नहीं है। पहला देखिए क्या है, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। तो ये तो एनसीईआरटी भी कहता है कि जो भी पढ़ाएं वो जुड़ा होना चाहिए रियल लाइफ से। दूसरा क्या है, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। ठीक है। तीसरा क्या है, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही चीज़ नहीं है। आपसे यहाँ पे पूछें कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि समय के नियम का कठोरता से पालन करना। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा दिया है, ऑप्शन तीसरा दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। देखिए अशिक्षित दुकानदार यानी कि एक दुकानदार है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। अशिक्षित दुकानदार क्या करता है, गणित का इस्तेमाल करता है, यानी कि वो भी जोड़ता है, घटाता है चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहला क्या है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षक द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। दूसरा क्या है, गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए ऑप्शन। ऑप्शन तीसरा क्या है, सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी है। ऐसा नहीं है जो दुकान पे बैठा व्यक्ति है वो अशिक्षित है और वो हर तरह की समस्याओं को हल कर लेगा, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। ऑप्शन चौथा देखिए क्या है, मैं यहाँ पे क्या लिखा है, अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो दुकान पे बैठा है और उसको कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं होगा, बहुत कम स्तर का होगा। देखिए ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति रोज़ मैथ का इस्तेमाल करता है, वो रोज़ चीज़ें बेचता है, खरीदता है, तो उसको मैथ आप यानी कि उसकी मैथ ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कमज़ोर होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना है। ऐसा समूह है जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे हैं। ठीक है। तो पहला देखिए क्या है, कम क्षमता वाले बच्चे के अनुसार कक्षा प्रश्न हल करके और उच्च क्षमता वाले बच्चों को जटिल प्रश्न गृहकार के रूप में देकर, यानी कह रहे हैं जो बच्चे उच्च क्षमता वाले हैं उनको आप जटिल क्वेश्चंस दें होमवर्क के रूप में, और जो बच्चे कम क्षमता वाले हैं उनके अनुसार दें क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या है, एक ही क्षमता वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर और उनकी क्षमता के अनुसार प्रश्न देकर। ऑप्शन तीसरा क्या है कि एक ही कक्षा में सभी बच्चों को एक साथ समूहित रखकर। या फिर चौथा क्या है, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे समूह, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कहा था हेट्रोजीनस ग्रुप, हेट्रोजीनस यानी कि विषम समूह। अगर यहाँ पे सम होता तो मतलब होता है कि होमोजीनस एक साथ। यहाँ पे क्या दे रहे हैं, विषम समूह यानी कि अलग अलग तरह के बच्चे। तो आप अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को जब एक साथ बैठाएंगे एक ग्रुप में, तो वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे और एक दूसरे से क्या करेंगे, सीख सकेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए हैं ताकि। देखिए कोई भी चीज़ हो, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि इसका नतीजा क्या निकला। अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या सीख रहा है, यानी कि आउटकम्स क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले देखिए कह रहे हैं कि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाता है। यानी कि अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो इसका प्रतिफल क्या है, यानी कि इसका आउटकम क्या निकले कि आप जो अंत में परीक्षा होती है उसमें बच्चा अच्छे से तैयारी करे, उसकी तैयारी कर सके। इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को अच्छे मार्क्स देना, इस तरह के ऑप्शन कभी सही नहीं होते हैं कि बच्चा अच्छे मार्क्स ले आए। केवल मार्क्स बच्चे को नहीं डिसाइड कर सकता है कि बच्चा क्या है। ठीक है। दूसरा क्या है, गणने के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएँ। तीसरा क्या है, विभिन्न शैक्षणिक
सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, ठीक है। या फिर चौथा क्या है कि बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावर दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए, यानी कि जो बच्चे ने सीखा है, कक्षावर दक्षता मतलब क्या हुआ कि बच्चे ने कितना हासिल कर लिया। अगर बच्चा सेकेंड क्लास में है तो उसने क्या क्या सीखा है चीज़ें, ठीक है, उसने कौन कौन से कौशल उसके विकसित हुए हैं, तो इसको परिभाषित किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे चार ऑप्शन में से कौन सी एक गतिविधि है, कौन सा एक कार्य गतिविधि है। पहला देखिए क्या है, बच्चों का अन्वेषण में लगना यानी कि खोजने में, ठीक है। या फिर सेकंड क्या है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें। तीसरा क्या है, बच्चे द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, ठीक है। या फिर चौथा क्या है, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना। देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, काम बच्चा हर में कर रहा है। यहाँ पे ऑप्शन 4 में भी बच्चा काम कर रहा है। ऑप्शन सेकंड में क्या है, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तीसरा क्या है, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, यानी कि गिनतियों को कविताओं के रूप में गा गा कर यहाँ पे क्या हो रहा है, बोला जा रहा है। तो यहाँ पे काम हर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं, कौन सी एक एक्टिविटी है। यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या है कि बच्चों का अन्वेषण में लगना है, यानी कि बच्चे अगर खोज रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक बच्चे से ये पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या होता है, उसने लंबाई इंटू चौड़ाई उत्तर दिया। देखिए रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का, ठीक है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। और क्या होता है, वर्ग का क्या होता है, जो यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे बच्चे से पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, तो उसने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, उत्तर दिया। तो क्षेत्रफल की अवधारणा यानी कि जो कॉन्सेप्ट है क्षेत्रफल, उसकी अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकेंगे। पहला क्या है, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप, परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग होता है, ठीक है। तो बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणाओं के बीच उलझन में है। तो यहाँ पे देखिए उलझन में नहीं है, उसने बताया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि आयत का एरिया का फॉर्मूला होता है, यानी कि उसने गलत नहीं बताया है, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या है, बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते क्योंकि उसने तो सही बताया है, ठीक है। ऑप्शन तीसरा क्या है कि बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया, यानी कि उसको इतना नहीं पता है कि यहाँ ये रेक्टेंगल है, इसका ये फॉर्मूला होता है, और स्क्वायर का कुछ और होगा, एरिया का फॉर्मूला। उसने सभी आकृतियों का एक ही मान लिया कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही होता है क्षेत्रफल, तो उसको यहाँ पे ये नहीं समझ है। तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जानता ही नहीं है, बच्चा उलझ गया है क्षेत्रफल और परिमाप में। ऑप्शन देखिए चौथा क्या दिया था कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई है। बच्चा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, क्योंकि हर शेप का लंबाई इंटू चौड़ाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए। पहला क्या है, यहाँ पे आपको सही क्रम बताना है कि किस क्रम में होना चाहिए। पहला देखिए क्या है, चित्र बनाना। दूसरा क्या है, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना। और तीसरा क्या है, अनुभव प्रदान करना। चौथा क्या है, भाषा के माध्यम से समझाना। देखिए प्रारंभिक कक्षाओं में मैथ को कैसे पढ़ाया जाता है, आर्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है कि ये एक बॉल है, कलरफुल बॉल बनी होती हैं दो, कहते हैं दो बॉलों को जोड़ा तो कितना हो गया। इस तरह से आर्ट के माध्यम से पढ़ाया जाता है, भाषा के माध्यम से समझाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है, ऑप्शन 4 और ऑप्शन दूसरे में दोनों में ही स्टार्ट किससे है, चौथे से स्टार्ट है। अब आपको देखना है कि तीसरा, यहाँ पे तीसरा भी बिल्कुल सही दिया। देखिए चौथे के बाद दोनों में ही तीसरा दिया है, उसके बाद सेकंड और फर्स्ट में कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे देखिए
पहले आएगा आपका चित्रकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना और उसके बाद आएगा चित्र बनाना, यानी कि करेक्ट कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ जो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हों, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। BH क्लासेस 1 2 3 टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।